Hello dear students, I welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet, and in this video today we are going to study about electron displacement in a covalent bond. So electron displacement, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्यों ज़रूरी है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जैसे मैं यहाँ से यहाँ मूव कर जाऊँ तो आई एम शोइंग द डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे इलेक्ट्रॉन भी एक जगह से दूसरी जगह क्या कर जाते हैं, डिस्प्लेस कर जाते हैं, और इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स क्रिएट हो जाते हैं किसी भी सबस्ट्रेट में। तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड का क्रिएट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द अटैकिंग रिएजेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए। अटैकिंग रिएजेंट अटैक तभी कर पाएगा अगर आपके जो सबस्ट्रेट है उसमें किसी तरह का पॉजिटिव नेगेटिव एंड जो है वो प्रेजेंट हो। ठीक है जी, तो तभी सबस्ट्रेट अटैक करेगा, तभी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ना होगी तो हमारे पास केमिकल जो है रिएक्शंस ही नहीं होंगी। सो today we are going to study this electron displacement in the various covalent bonds. So covalent bond I think आपको clear होगा कि covalent bond क्या होता है, जो शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सपोज करो 100 रुपीज़ हैं, मुझे दिए हैं, पापा ने दिए सपोज 100 रुपीज़, और मैंने कहा कि 50 मैं अपने ब्रदर को दे दूंगा और 50 मैं अपने पास रख लूँ, तो आई एम शेयरिंग दैट मनी। तो इस तरह से जो एक बॉन्ड हमें स्ट्रॉन्ग सा बॉन्ड बन जाएगा कि शेयर किया है। अगर हमारे पास 10 टॉफीज हैं तो 10 में से 5 मैंने अपने ब्रदर को दे दी और 5 मैंने रख ली, तो दैट शेयरिंग, तो वो शेयरिंग ऑफ, इसी तरह हमारे जो एटम्स हैं उनमें शेयरिंग होती है। कई बार एक को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करने के लिए, अपना वैलेंस कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हर कोई हमारे पीरियोडिक टेबल में किसके जैसा बनना चाहता है, नोबल गैसेस जैसा। वो बड़ी ही आइडल गैसेस हैं। जैसे हमारी क्लास में कोई बहुत ही अच्छा बच्चा हो तो सारे टीचर्स कहते हैं ये एक आइडल बच्चा है, इसकी तरह बनिए, इसकी तरह एकेडमिक्स में एक्सेल करिए। तो इसी तरह हमारे पीरियोडिक टेबल के सारे ही जो एलिमेंट्स हैं वो किसकी तरह बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं जी नोबल गैसेस की तरह। और उनकी तरह बनने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लेने पड़ते हैं, कई बार ले भी लेते हैं सारे के सारे, तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स वगैरह बन जाते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास 4 तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हम कर सकते हैं। सो आप मेरे साथ ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल सा मैं क्रिएट करूंगी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो सकती है बाय इंडक्टिव इफेक्ट, and the other one is electromagnetic effect. The third one is mesomeric effect. कई बार क्या होता है कि ये कुछ बेसिक चीज़ है केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए, और बच्चे जो होते हैं कई बार 5th सेमेस्टर तक चले जाते हैं, 4th सेमेस्टर मतलब में होते हैं, तो उनको बेसिक ये चीज़ नहीं क्लियर होती कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, एंड द लास्ट वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मोस्टली बच्चे होते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल या साइंस स्ट्रीम के, तो ये क्वेश्चन बड़ा आता है पेपर में कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, और इनके जो है बेसिस पे आपको रीजनिंग क्वेश्चंस बड़े आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। सो आज हम इस वीडियो में आई विल ट्राई टू कंप्लीट दीज टू, एंड इन द लेटर ऑन वीडियोज जो होंगे उसमें हम रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट भी हमारे पास आगे 2 तरह से होता है, दैट इज +1 एंड दैट इज +i एंड द -i इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट, so I'm going to divide this effect into 2 parts, that is +i effect and -i effect, and I think अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से वो चीज़ ग्रैस्प होगी। सो यहाँ पे हमारे पास है +i इफेक्ट। +i इफेक्ट क्या होता है, हमारे पास जो ओवरऑल जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन ने एक जगह से परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाना है दूसरी जगह पे। ठीक है जी, तो वो डिस्प्लेसमेंट अब कैसे होगी वो डिपेंड करता है। अब हम एक चेन ले लेते हैं, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग दिस चेन, एक एंड पे मैं कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम
लगा दीजिए, या फिर आप कह सकते हो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दीजिए। और एक सेम ऐसी मैंने चेन ले ली और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। चलिए, सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर किसी चेन के एंड पे कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, या कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लगा हो जिसकी नेचर ही खींचने की हो, इलेक्ट्रॉन्स खींचने की हो, नेगेटिव नेचर का हो, तो उसने क्या करना है, अपने साथ वाले एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले लेने हैं, डिस्प्लेस कर लेने अपनी तरफ। ऐसे ये फर्दर ये सारे चेन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल गेट डिस्प्लेस टूवर्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इस तरह की जो डिस्प्लेसमेंट होती है इसको बोलते हैं हम माइनस आई इफेक्ट। माइनस से ही आप याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा, नेगेटिव से आप ये चीज याद रखोगे कि माइनस आई इफेक्ट हम तभी देखते हैं व्हेन वी हैव द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट इज प्रेजेंट एट द वन एंड ऑफ द कार्बन चेन। ये चेन के एक एंड पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास ऐसे ही और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख भी सकते हो NH3 हो गया, जिसमें भी जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है, NH3 हो गया। देन वी हैव NO2, नाइट्रो ग्रुप है। देन वी हैव SO3H, तो SO3H सल्फोनिक ग्रुप लिख सकते हो। साइनो ग्रुप हो गया। देन COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, OH ग्रुप हो गया। देन C ट्रिपल बॉन्ड C, ये भी एक तरह से हमारे पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सारे क्या है हमारे पास ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं। So now let's focus on the that your plus I effect. Plus I means electron donating inductive effect. This was the electron withdrawing inductive effect. अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट वहां पे होता है जहां पे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो कार्बन चेन के एक एंड पे। तो ये क्या करता है, डोनेट करेगा, बड़ा ही पॉजिटिव नेचर का है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है चेन को। तो उस केस में हमारे पास जो इफेक्ट होता है दैट इज प्लस आई इफेक्ट। और आप इसमें ग्रुप्स कर सकते हो, जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, CH3 हो गया, C2H5 हो गया। देन वी हैव देन आप टर्शरी यानी कि अगर आप इसको और बढ़ा सकते हो, ठीक है, मिथाइल ग्रुप को CH3 ये हो गया आपके पास, ठीक है, डाइएल्काइल में। देन टर्शरी भी आप ले सकते हो। तो जितने ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। जितने ज़्यादा हमारे पास किसी एंड पे या इन बिटवीन चेन हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही उस चेन में क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट। और इस केस में हमारे पास जो है चेन टूटने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज यहाँ पे बड़ा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यहाँ पे इजिली ब्रेक ये चीज़ कर सकती है। जबकि यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग हो रही है बॉन्ड की, ये दे रहा है इसके साथ, ठीक है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगी तो वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज के चांसेस कम होते हैं। अगर आप किसी के साथ दे ही जाओगे, किसी को मतलब कंट्रीब्यूट करोगे, वहाँ पे बॉन्डिंग आपकी और उसकी टूटने के चांसेस बड़े कम होंगे। अगर आप किसी से बस लेते जा रहे हो तो वहाँ पे बॉन्डिंग थोड़ी सी आपकी वीक होएगी और वहाँ पे ईजिली बॉन्ड ब्रेकेज हो जाती है। तो ये आपके पास है माइनस आई एंड प्लस आई इफेक्ट। सो लेट्स नाउ डू some questions which are related to this inductive effect। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, और ये आपने देखा है इस इफेक्ट में हमें कोई भी अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ी। सो नो अटैकिंग रिएजेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं हमने इसमें यूज किया इंडक्टिव इफेक्ट में। एक परमानेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, एक बार उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन चले गए तो वापस नहीं उसकी तरफ से आएंगे इलेक्ट्रॉन, चाहे वो विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। तो ये आपने 2 पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। तो अब क्वेश्चन जैसे हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा जो है एसिडिक नेचर का होगा। लेट इट फॉर्मिक एसिड, दिस इज योर फॉर्मिक एसिड एंड इट्स कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी, इसका कंपैरिजन एसिडिटी का हम करते हैं विद दैट ऑफ एसिटिक एसिड, विद दैट ऑफ एसिटिक एसिड। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है पेपर्स में मोस्टली। तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का अगर आपने बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक है नेचर का, तो उसको आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे समझा सकते हो। अब वो कैसे समझा सकते हो, जब हम एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव।
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास OH बॉन्ड जो है इसके कंपैरिजन, एसिटिक एसिड के कंपैरिजन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, और मिथाइल ग्रुप का अभी हम करके हटे हैं, इसका होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये तो इलेक्ट्रॉन इसको दे ही जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन से ये इसको डोनेट कर रहा है तो इस केस में ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की क्या जरूरत है भाई, पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे एक सपोर्टिंग फैक्टर खड़ा है। तो जब इलेक्ट्रॉन पीछे से मिल रहे हैं, ये बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रेंथनिंग हो रही है इस बॉन्ड की। यहाँ पे H पॉजिटिव का रिलीज क्या हो जाएगा, वीक, एज कंपेयर टू योर फॉर्मिक एसिड। देयर इज नो सच ग्रुप इज प्रेजेंट विच हैव सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इफेक्ट हो। तो फॉर्मिक एसिड में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। तो अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो दैट्स वाई फॉर्मिक एसिड जो है इट इज मोर एसिडिक than your acetic acid, because in case of formic acid there is no group present alongside this carbonyl group that have any inductive effect. Clear this question? Then after this इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, you have this is acetic acid, तो आपको एसिडिक का कंपैरिजन आएगा between like dichloroacetic acid, dichloroacetic acid, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और एक ले लेते हैं हम एसिटिक एसिड। तो पेपर में कई बार आ जाता है भी इनका कंपैरिजन बताओ, अब इनमें से एसिडिक कौन होगा, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो पहले सबसे पहला काम आपने करना होता है स्ट्रक्चर बनाने का। तो एसिड लिखा है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले बना लो, एसिटिक एसिड लिखा है तो आपको पता है कि सिर्फ CH3 ग्रुप ही लगा होगा। उसके बाद आपके पास है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, जिसमें आपके पास जो है 3 ग्रुप्स लगे हैं, 2 जो है Cl ग्रुप लगे हैं। आपने जहां से एक जो है 2 H रिमूव करके अगर 2 Cl लगा दो दैट इज योर डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। और अगर आप 3 Cl ग्रुप लगा देते हो तो दिस विल बिकम योर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। सो अब इनकी अगर आप कंपेयर करें एसिडिटी को, सो कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले ग्रुप देखिए कि कौन सा लगा हुआ है। यहाँ पे जो ग्रुप लगा है दैट हैज प्लस आई इफेक्ट, तो ये तो बॉन्ड मतलब स्ट्रेंथनिंग कर रहा है ना OH बॉन्ड की, यहाँ से H रिलीज नहीं होगा इजिली। तो अगर आप यहाँ पे डाइक्लोरोएसिटिक एसिड की बात करें, इनका कौन सा इफेक्ट होता है अभी हमने किया पीछे, दैट इज माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट है मतलब इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, फिर ये यहाँ से करेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, और ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इट कांट रिटेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, सो इमीडिएटली ये क्या करेगा, OH बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा। अब ट्राइक्लोरो में तो 3 है तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ होंगे। तो ये सबसे इजीली जो है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के केस में ये इजीली विड्रॉ हो जाएगा H पॉजिटिव एज कंपेयर टू योर डाइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड एज कंपेयर टू योर एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो कि in case of trichloroacetic acid we have 3 chloro groups which are attached to the carbonyl group, hence they will withdraw the electron density readily and hence the release of H positive is easy as compared to your dichloroacetic acid in which we have only 2 chloro groups which are attached having the minus I effect, whereas in case of your acetic acid we have the methyl group which has plus I effect, hence it strengthen the OH bond and release of H positive it is difficult. So ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे आपको पेपर में जो है वो आ जाते हैं। और भी क्वेश्चंस एसिडिटी के रिलेटेड आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, आपके पास है अल्फा क्लोरो ब्यूटेरिक एसिड, बीटा क्लोरो ब्यूटेरिक एसिड एंड गामा क्लोरो ब्यूटेरिक एसिड। तो क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो ये जो है इंडक्टिव इफेक्ट की पोजीशन हमें देखनी है कि जो एटम है वो किस पोजीशन पे है और उसका कितना इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो लगेगा। तो याद रखिएगा एक चीज़ कि जितना कोई ग्रुप दूर जाता जाएगा, जहाँ पे आपने एसिडिटी इफेक्ट देखना है उससे दूर जाता जाएगा तो उतना ही उसका इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है आपने डिस्टेंस देखना है अपने एटम का जिसका इंडक्टिव इफेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए
अल्फा वाला जो क्लोरोएसिटिक एसिड वो यहाँ पे है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा, एज ए रिजल्ट द H पॉजिटिव विल बी रिलीज। तो अगर ये बीटा पोजीशन पे चला गया तो थोड़ा सा दूर चला गया जहां से आपने जो है बॉन्ड को वीक करना है, तो देखिए यहाँ पे ये जो है बीटा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगा है, यहाँ पे ये गामा पोजीशन पे चला गया। गामा पोजीशन मीन्स ये आप यहाँ से मार्क करना शुरू कर लीजिएगा, आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन दैट इज अल्फा, उसके नेक्स्ट बीटा, फिर गामा एंड डेल्टा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा एसिडिक इस केस में आपके पास होगा अल्फा क्लोरोब्यूटारिक एसिड, बिकॉज इन दिस केस ऑल्दो वी हैव द एटम विच हैव माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है वो सेम है, यहाँ पे जिसका इफेक्ट हम देख रहे हैं वो ग्रुप सेम है, बट यहाँ पे हम पोजीशन देखें तो दिस इज क्लोज टू योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके जो है अल्फा वाला जो हमारा क्लोरो ग्रुप है दैट इज बिट क्लोजर एज कंपेयर टू योर beta and your gamma chlorobutyric acid. So in this case your alpha chlorobutyric acid is more acidic. अब यही क्वेश्चन इसी तरह आपको आ सकते हैं कि आपके पास दो ग्रुप्स उसने दिए हो सकते हैं कि जैसे क्लोरोब्यूटारिक एसिड एंड ब्रोमोब्यूटारिक एसिड, तो उसमें बताइए कौन सा आपके पास ज्यादा एसिडिक है। तो वो केस आ जाता है जब फिर से दोनों का माइनस आई इफेक्ट है, तो वहां पे आपने अब देखना है कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसी का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो क्लोरो ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उस केस में, तो क्लोरोब्यूटारिक एसिड विल बी द मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू योर ब्रोमोब्यूटारिक एसिड। तो हमने सारी तरह के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ये कर लिए हैं कि अगर हमारे पास एक आपको दिया हुआ है कोई कंपाउंड, उसमें कोई ग्रुप नहीं है आपके पास जो है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट, और एक ऐसा ग्रुप दिया हुआ है, ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें कोई ग्रुप है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट है कोई, ठीक है। तो एक वो एग्जांपल हम कर चुके हैं, और एक एग्जांपल कर चुके हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिए हैं जिनमें सारे ही ग्रुप जो लगे हुए हैं उनका प्लस आई इफेक्ट है, और जितने ज्यादा ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, वो वाला एग्जाम्पल होगी। और फिर उसके बाद ये पोजीशन बेस्ड एग्जाम्पल होगी। एंड एक मैंने आपको बताई है अगर दो ग्रुप प्रेजेंट है और दोनों का ही माइनस आई इफेक्ट है, तो वहां पे आप देखोगे कि किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। अब इसी के बेस पे आप जो है कार्बोकटाइंस की स्टेबिलिटी को भी समझा सकते हो। तो याद रखिएगा कि जो आपके पास तीन तरह के कार्बोकटाइंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, वी हैव द इंटरमीडिएट्स इन द केमिकल रिएक्शंस, दैट इज कार्बोकटाइन इन विच योर कार्बन दैट इज दिस सेंटर कार्बन दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरी द पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को आप इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेट करोगे कि जैसे अगर आप देखते हो टर्शियरी में हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं। अब जैसे ये सपोज ये आप हो और आपके पास अभी खाली एक सपोज कर लो आपके पास खाली जो है पर्स पड़ा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिनोट्स दैट द एम्प्टीनेस ऑफ समथिंग। तो पर्स एक है खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पे पापा ने भी 100 रुपीज डाल दिए, ब्रदर ने भी डाल दिए, मदर ने भी डाल दिए, तो पर्स भर गया, तो आपकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ गई उस केस में, है ना। तो वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगी कि आई कैन बाय थिंग्स इजिली नाउ, तो वो थोड़ी आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब यहाँ पे सेकंड केस आ गया, सिर्फ मम्मी दे रही है और पापा दे रहे हैं, ब्रदर नहीं दे रहे, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम हो गई। थर्ड केस आ गया जिसमें सिर्फ पापा ही दे रहे हैं, ना ब्रदर दे रहा ना मम्मी दे रही, तो स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे थर्ड केस में, प्राइमरी के केस में एज कम्पेयर टू योर सेकेंडरी एंड टर्शियरी, स्टेबिलिटी सबसे कम है, ठीक है। आप बड़े सोच के वो 100 रुपये खर्चोगे कि मैं ये खरीद लूँ, मैं ये खरीदूँ कि ना खरीदूँ, वहाँ पे थोड़े से अनस्टेबल होते हो आप, मतलब इतने स्टेबल नहीं होते एज कम्पेयर टू ये टर्शियरी और सेकेंडरी के केस में। तो इसी तरह आपने याद रखना, जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा पीछे से इलेक्ट्रॉन डोनेशन का, उतनी ज़्यादा इस पर पॉजिटिव जो है चार्ज, उतना इसका जो है वो कवर अप होगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, ठीक है जी। तो टर्शियरी कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इन दिस केस 3 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट दैट आर हैविंग द प्लस आई इफेक्ट एज कंपेयर टू योर secondary carbocation in which only 2 methyl groups are present that are having the plus I effect, whereas in case of your primary carbocation we have only 1 methyl group which has the plus I effect, so it is least stable as compared to your primary and secondary। और यही अगर यहाँ पे कार्बेनाइन होता, मैं ये थोड़ा केस इसका रिवर्स कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कार्बेनाइन कर देती हूँ, पहले से इतनी एक्सेस में मनी है, एक्सेस में पैसे हैं, और ऊपर से और 3 जने दे ही जा रहे हैं, तो बंदे ने तो अनस्टेबल हो जाना, इतना पैसा उसके पास आ गया,
तो ये रिवर्स ऑर्डर हो जाता है कार्बन आयन के केस में। तो भाई इतने पैसे नहीं चाहिए, पहले से इतनी नेगेटिव नेचर है, इतनी ज़्यादा सुपर रिच है, ऊपर से 3 ग्रुप लग गए जिनका प्लस साइड इफेक्ट है, ये भी दे जा रहे हैं, तो इट विल बिकम अनस्टेबल इन केस ऑफ कार्बन आयन। सो आई एम रिपीटिंग कि ये रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। कार्बोकटायन में टर्शरी कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और जबकि ये रिवर्स ऑर्डर हो जाता है कार्बन आयन के केस में, प्राइमरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू योर सेकेंडरी एंड टर्शरी, बिकॉज जितने ज़्यादा ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाएगी कार्बन आयन के केस में। तो आई होप कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, और आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इंडक्टिव इफेक्ट के रिलेटेड तो आप कर सकते हो। तो आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आप उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको सारे ही इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए। Thank you so much for watching this video. Keep sharing, keep supporting.